आज है 24 सितंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियां बनी। एक तरफ दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को फिर जलील किया, तो वहीं अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर नहीं है। रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर होकर 90 के स्तर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर है, जहां ईडी और पुलिस का अफसर बनकर एक 78 साल के बैंकर को डिजिटल गिरफ्तार किया गया और उनसे 22 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। और क्या आप जानते हैं कि गलत और इस्तेमाल जैसे आम शब्द बोलने पर भी चैनलों को नोटिस भेजा जा रहा है? इन सब पर और भी कई अहम खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे। मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 1 घंटे का भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने दो प्रमुख संदर्भों में भारत का उल्लेख किया और दोनों ही भारत की स्थिति पर स्पष्ट हमले थे। पहला, ट्रंप ने यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध को रोका। उन्होंने इसे उन 7 मामलों में से एक गिना जिनके लिए उन्होंने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। दूसरा, भारत को लेकर दूसरा उल्लेख ज्यादा तीखा और कुछ हद तक आश्चर्यजनक था, खासकर तब जब हाल ही में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती बढ़ी है और व्यापार वार्ताएं फिर से शुरू हुई हैं। ट्रंप ने कहा, चीन और भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के प्राथमिक वित्तपोषक हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से भी रूस और उसके तेल के खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। ट्रंप ने पहले भी ऐसी खरीदारी को पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाला इंजन कहा है। आरिश छाबड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तर्क है कि वह बेहतर कीमतों के लिए तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत ने यह भी कहा है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी एक समय पर अमेरिका ने ही वैश्विक कीमतों को कम रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीद को रोकना एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, जबकि भारत के साथ बातचीत में काफी प्रगति हो रही है। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूसी राजस्व को कम करने के लिए और भी प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए जमा किए गए प्लान को खारिज कर दिया है। इसके पीछे वजह बताई गई है कि कई सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं मिली। आपको याद दिला दें कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए अयोध्या फैसले के बाद अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। यह जमीन अयोध्या शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। नमिता बाजपेयी की खबर के अनुसार मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के प्लान को मंजूरी देने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में आवेदन किया था। हालांकि तब से इस पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। एक आरटीआई के जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण विभाग, नागरिक उड्डयन, सिंचाई, राजस्व, नगर निगम, जिलाधिकारी और अग्निशमन सेवा जैसे विभागों से एनओसी न मिलने के कारण प्राधिकरण ने मस्जिद ट्रस्ट का आवेदन खारिज कर दिया है। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया था। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन को अनिवार्य किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भूखंड आवंटित किया था। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकारी विभागों ने अनापत्ति क्यों नहीं दी और प्राधिकरण ने मस्जिद का प्लान क्यों खारिज कर दिया है। हुसैन ने यह भी बताया कि अग्निशमन विभाग ने पहुंच मार्ग की चौड़ाई को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई थीं, लेकिन उन्हें अन्य विभागों की आपत्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 558 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में चल रही ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगा दी है। ईओडब्ल्यू ये जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर कर रही थी। मदरसों पर मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के आरोप थे, जिसकी शिकायत मोहम्मद तलहा अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जस्टिस सरल वास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मानवाधिकार आयोग के आदेशों पर रोक लगाते हुए आयोग और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक फैसले पर आपत्ति जताई है, जिसमें गोमांस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। पटवारी का कहना है कि यह फैसला गोमांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। मंगलवार को भोपाल में उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल वोट पाने के लिए गाय की पूजा करते हैं, जबकि भाजपा खुद गोहत्या को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा, यदि दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ कहीं से निर्यात हो रहा है तो वो भारत से हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बीफ आखिर आ कहां से रहा है? पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंशीय पशुओं के मांस पर जीएसटी दरें शून्य कर दी हैं, लेकिन गोभक्त मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पटवारी ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी 26 और 27 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में इसके विरोध में आंदोलन करेगी। मंगलवार को भारतीय रुपये में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.52% गिरकर 88.7925 पर बंद हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर है। ये गिरावट विदेशी फंड्स की लगातार बिकवाली के कारण हुई। यह मामला दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का है, जिसमें 78 साल के एक रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा से 22.92 करोड़ रुपये ठग लिए गए। हैरानी की बात यह है कि मल्होत्रा पिछले 6 सप्ताह से दक्षिण दिल्ली में अपने घर पर ही थे और सामान्य दिनचर्या जी रहे थे, जबकि इसी दौरान वे धोखेबाजों के कब्जे में थे। उन्होंने 3 अलग अलग बैंकों में जाकर 21 लेन देन के जरिए 16 अलग अलग खातों में ये रकम ट्रांसफर की। ऋतु सरीन की खबर के मुताबिक मल्होत्रा पर धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकंजा कस दिया था। वे खुद को प्रवर्तन निदेशालय और मुंबई पुलिस का अधिकारी बता रहे थे। मल्होत्रा को हर छोटी मोटी रकम निकालने के लिए भी उनकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। धोखेबाजों ने मल्होत्रा को धमकी दी कि उनका नाम आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल हुआ है और उन्हें बचाने के लिए आरबीआई व सुप्रीम कोर्ट में जमानत के तौर पर पैसे जमा करने होंगे। मल्होत्रा ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के कब्जे में हूं। मेरी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल छीन ली गई थी। 6 हफ्ते बाद 19 सितंबर को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस के लिए ये जांच बेहद जटिल है, क्योंकि मल्होत्रा का पैसा सिर्फ 21 लेन देन के बाद 7 लेयर में टूटकर 4236 छोटे छोटे लेन देन से अलग अलग खातों में पहुंच गया। पुलिस अब तक सिर्फ 2.67 करोड़ रुपये ही फ्रीज कर सकी है। लगभग 5 दशक तक बैंकों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके मल्होत्रा के घर के पास ही तीनों बैंकों की शाखाएं थीं, लेकिन किसी भी ब्रांच मैनेजर को उन पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वे खुद आकर पैसे ट्रांसफर करते थे और सामान्य बातचीत करते थे। ये धोखाधड़ी तब रुकी जब धोखेबाजों ने 5 करोड़ रुपये और मांगे और उसे एक प्राइवेट कंपनी के खाते में भेजने को कहा। मल्होत्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पैसे देंगे। इस पर धोखेबाज ने उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी, लेकिन मल्होत्रा नहीं माने और फोन कट गया। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो चुकी हैं, लेकिन फार्मा, एफएमसीजी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों के खुदरा विक्रेता इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कई खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें कंपनियों से अंतिम उपभोक्ता मूल्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली है। पुष्पिता डे और सनल सुदेविन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती पुराने टैक्स स्लैब के तहत खरीदा गया बिना बिका स्टॉक है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक पुराना स्टॉक साफ नहीं हो जाता, नई दरों का लाभ देना मुश्किल होगा। दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के कपड़ों की दुकान की मालिक पल्लवी नागपाल ने कहा, हमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हमें नए दरों पर उत्पादों का बिल कैसे बनाना है। वाराणसी के एक बुनकर शहीद अंसारी ने कहा कि वे तैयार उत्पादों को नई दरों पर नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धागे 12% की पुरानी दर पर खरीदे थे। फार्मा खुदरा विक्रेताओं को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि अगर पुराने स्टॉक नहीं बिके तो उन्हें कंपनियों को वापस भेजना पड़ सकता है, क्योंकि जब कम नई दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी तो कोई भी पुराने रेट पर दवा नहीं खरीदेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगभग 23 महीने बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। उनकी रिहाई में कुछ देरी हुई, क्योंकि एक मामले में उन्हें 6,000 रुपये का जुर्माना देना था। जेल के बाहर उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उनके बेटे अदीब और अब्दुल्ला खान उन्हें लेने पहुंचे थे। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने मीडिया से कहा, जो लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं उन्हीं से पूछिए। अब नजर हेट क्राइम पर। झारखंड में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एक ईसाई नन और 19 आदिवासी नाबालिग बच्चों को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर करीब 5 घंटे तक रोके रखा और उनसे पूछताछ की। उन पर मानव तस्करी और धार्मिक परिवर्तन का संदेह जताया गया था। इस घटना पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया है।
आयोग के उपाध्यक्ष प्रणेश सोलोमन ने पीटीआई से कहा कि वे पुलिस विभाग को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगेंगे कि जब उन पर लगाए गए आरोपों का कोई वैध कारण नहीं मिला, तब भी नन और बच्चों को क्यों रोका गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में समाज सेवक और आदिवासी युवा मिलकर उन स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं जो माओवादी हिंसा के कारण बंद हो गए थे। ये पहल बच्चों को उनके घरों के पास ही शिक्षा का अवसर देने में मदद कर रही है। द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को असम के सोनापुर में जब आग की लपटें उठी तो पूरा असम मौन में डूब गया। ये राज्य के प्रिय बेटे गायक जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा थी। जुबीन का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। असम पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी। इसके बाद जुबीन की बहन पामी बोरठाकुर ने चिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, मैदान में गायक का अमर गीत मायाबिनी गूंजने लगा। यह उनकी अपनी इच्छा थी कि उनकी विदाई उनके ही संगीत के साथ हो। हजारों की भीड़ श्रद्धापूर्ण मौन में खड़ी थी, जो केवल जॉय जुबीन दा के नारों से टूट रही थी। कई लोग खुलेआम रो रहे थे। जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। नेताओं, छात्र संगठनों, कलाकारों और दोस्तों सहित पूरा असम इस महान हस्ती को सम्मानित करने के लिए उपस्थित था। उनका अंतिम संस्कार सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ टीवी चैनलों को नोटिस भेजकर उनके हिंदी कार्यक्रमों में उर्दू शब्द इस्तेमाल करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय का कहना है कि वो एक नागरिक की शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है, जिसने आरोप लगाया था कि चैनल लगभग 30% उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो दर्शकों के साथ धोखाधड़ी और एक अपराध है। द वाया में प्रकाशित अपने लेख में अपूर्वानंद इस पर सवाल उठाते हैं। वे लिखते हैं कि विडंबना यह है कि अपने ही पत्र में मंत्रालय ने चैनलों पर गलत हिंदी का इस्तेमाल करने और इसके इस्तेमाल को समझाने का आरोप लगाया। ये दोनों ही शब्द उर्दू से लिए गए हैं। यहाँ तक कि हिंदी शब्द भी हिंद से निकला है, जो फारसी मूल का है। ये लड़ाई हमेशा से हिंदी को शुद्ध करने और उसे विदेशीपन से मुक्त करने की रही है। अपूर्वानंद याद दिलाते हैं कि गांधी जी एक ऐसी हिंदी पर जोर देते थे जो उर्दू के साथ मिलकर हिंदुस्तानी बने, और इसी बात ने उनके हत्यारे नाथूराम गोसे को नाराज किया था। गोसे ने गांधी की हत्या के कारणों में इसे भी एक अक्षम्य अपराध गिना था। उसका मानना था कि एक शुद्ध राष्ट्र को एक शुद्ध भाषा की जरूरत होती है। गोसे के बाद भी दीनानाथ बत्रा जैसे लोगों ने हिंदी पाठ्यपुस्तकों से मोहल्ला, साल, दोस्त और मुश्किल जैसे उर्दू शब्दों को हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने अपने पुलिस विभागों को मुकदमा, मुलजिम, इल्जाम जैसे शब्दों को शुद्ध हिंदी से बदलने का निर्देश दिया। ये लेख याद दिलाता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे स्कूलों और आधिकारिक जगहों पर एक शुद्ध बहिष्करणवादी हिंदी में बदलने के लिए मजबूर किया गया है। अंत में मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि उसने केवल एक नागरिक की शिकायत को चैनलों को भेजा था, लेकिन उसका पत्र चैनलों को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई बताने का निर्देश देता है। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 13 साल का एक अफगान लड़का काबुल से दिल्ली तक एक बेहद खतरनाक सफर तय करके पहुंचा है। वो एक यात्री विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर आया था। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को विमान के उतरने के बाद ये किशोर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर घूमता हुआ पाया गया। भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसी उड़ान से काबुल वापस भेज दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये लड़का ईरान जाना चाहता था और उसे पता नहीं था कि जिस फ्लाइट में वो घुसा था वो दिल्ली के लिए थी। वो काबुल हवाई अड्डे में यात्रियों के एक समूह का पीछा करते हुए विमान के पिछले पहियों वाले हिस्से में छिप गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे खतरनाक सफर में बहुत कम लोग ही जीवित बच पाते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राज्य पहुंचे। उनकी पार्टी एआईएमआईएम 20 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। ओवैसी का मुख्य ध्यान सीमांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन पर रहा है। उनकी सीमांचल न्याय यात्रा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों पर केंद्रित होगी। चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 2020 के बिहार चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में ये बात सामने आई है कि एलन मस्क के अपने पिता एरोल मस्क से तनावपूर्ण रिश्तों के पीछे एक बड़ा कारण एरोल मस्क के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोप हैं। द टेलीग्राफ में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार ये आरोप एरोल मस्क के 5 बच्चों और सौतेले बच्चों से संबंधित हैं। ये रिपोर्ट व्यक्तिगत पत्रों, ईमेल और परिवार के सदस्यों के साक्षात्कारों पर आधारित है। पहला आरोप 1993 में सामने आया था।
इन आरोपों को लेकर 3 अलग अलग पुलिस जांच भी शुरू हुई, लेकिन 79 वर्षीय एरोल मस्क को किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। एरोल मस्क ने इन रिपोर्टों को झूठा और बकवास बताया है। इन आरोपों के कारण रिश्तेदारों ने मदद के लिए एलन मस्क से भी संपर्क किया था। एलन ने अपने सौतेले परिवार को वित्तीय सहायता भी प्रदान की और उन्हें अपने पिता से दूर रखने की कोशिश भी की। 2017 में एलन ने एक पत्रिका को बताया था कि उनके पिता ने लगभग हर बुरा काम किया है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।